हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू किए थे और उसका एक टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे और इनिशियल रेट भी सीखेंगे। ठीक है, कि हम लोग रेट जो है तीन प्रकार से निकालते हैं, एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक अलग से पढ़ेंगे हम लोग इनिशियल रेट। मेन इसमें हमको दो ही पढ़ना है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन दोनों रेट निकालने से पहले, इसके ग्राफ को समझने से पहले, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन, उसका एक दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, हम लोग इसको निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, बात तो समझिए। एवरेज रेट सीखेंगे, अभी इंस्टेंटेनियस रेट सीखेंगे और इसी में कुछ एग्जाम्पल हम लोग और सीखेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालना सीखते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस सब का एक्सप्रेशन हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो समझो। टाइप्स ऑफ रेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेट मेनली ये आपको दो ही टाइप का होता है, एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एक है एवरेज रेट और एक है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और एक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसको आप तीसरा टाइप समझ सकते हैं, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कहने का मतलब जब हमारा रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, t इक्वल टू 0, t टाइम 0 है, जब रिएक्शन जब स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट। मान लो हम बाइक पर बैठते हैं और गाड़ी चालू करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्सीलरेटर खींचेंगे और क्लच छोड़ेंगे तो क्या गाड़ी हमारा बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे जी निकलेगा वो हमारा गाड़ी। क्या मतलब है इसका, कि इनिशियली आपका रेट क्या था, जब आप रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो किस रेट से आपने प्रोसीड किया था अपने बाइक को, वो रेट क्या था आपका, उसको इनिशियल रेट बोलना है। ठीक है, और मान लो यहां से मैं चला और एक पार्टिकुलर दूरी को मैंने तय कर लिया एक पार्टिकुलर टाइम में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितने टाइम में किए, अगर इसको डिवाइड कर दे डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाता है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब ये हुआ, एक वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपका रेट क्या था। मान लो मैं यहां से कहीं गया हूं, तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक जगह पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर आपका स्पीड क्या है, इमेजिन करो, सोचो, लॉजिकली इसको सोचने की कोशिश करो कि बाइक पर चढ़ गए और एक टारगेट तक हमको पहुंचना है, वहां हम पहुंच गए, तो पहुंच गए तो आप पूछेंगे स्पीड क्या है, तो क्या किस स्पीड से आप वहां पहुंचे, तो क्या बताइएगा कि जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कहेंगे इस रफ्तार से हम गाड़ी चलाते हुए आए हैं। क्या रियली में आपका होल पूरे ड्यूरेशन में सेम स्पीड से आप गाड़ी तो नहीं चलाए थे, कहीं पर स्लो हो गया होगा, ब्रेकर आया होगा, तो कहीं पर रोड खाली रहा होगा तो आप स्पीड कर दिए होंगे। ठीक है, लेकिन आप फाइनली क्या बताएं, इतना स्पीड से हम आए हैं, मतलब वो आपने एवरेज बता दिया। मान लो 1 घंटा में आप 60 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो क्या इसका मतलब निकला, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया हमारा ये एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन 60 किलोमीटर जब आप ट्रेवल किए होंगे तो 60 मिनट लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 31 मिनट में आपका स्पीड क्या था, ठीक है, 30 मिनट 32 सेकेंड पर आपका स्पीड क्या था, 30 मिनट 32 सेकेंड से लेकर 34 सेकेंड तक ये स्पीड आपका क्या था, तो एक पार्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एक पार्टिकुलर टाइम पर अगर हम अपना रेट निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और होल पूरे एक लंबे इंटरवल ऑफ टाइम में अगर निकालते हैं तो वो कहलाएगा हमारा एवरेज। बात को समझ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब, एवरेज में क्या करना है, एक बड़ा सा टाइम इंटरवल लेना होगा, और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या है, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल लेना है, कुछ मतलब कुछ समय में पार्टिकुलर किसी टाइम पर आपका रेट क्या था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं सो, जैसे मान लो यहाँ से हम बरौनी जाते हैं, सपोज करो, ठीक है, दूरी यहाँ से है मान लो उसका 60 किलोमीटर, और खूब स्पीड में गए, आधे घंटा में वहां पहुंच गए,
30 मिनट में वहां पहुंच गए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अब स्पीड बताओ कितना है आपका। तो 60 किलोमीटर दूरी आपने तय किया 30 मिनट में। ठीक है, तो क्या हो गया इसका स्पीड 60/30, मतलब 2 किलोमीटर पर मिनट। 2 किलोमीटर पर मिनट, यानी प्रत्येक 1 मिनट में आपने, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर। अगर घंटा में कहेंगे निकालिए, आवर में, तब तो आधे घंटा में आपने 60 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 1 घंटा में 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड हुआ। या 2 किलोमीटर पर मिनट, ये आपका एवरेज स्पीड हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि 32वें सेकंड में, 32 सेकंड में आपका स्पीड क्या था, ये पूछेंगे जिस समय आप दलसिंहसराय चौक क्रॉस कर रहे थे उस समय आपका स्पीड क्या था। यानी एक पार्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, आपसे पूछा जाए आपका स्पीड क्या था, तो वो हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। और एक बड़े टाइम, छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस, बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो एवरेज। बात को समझ गए? इतनी बात क्लियर है? इसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलो देखो, कंसीडर जनरल रिएक्शन, जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन। वो एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी ये रिएक्टेंट है, इससे हमारा बना प्रोडक्ट। ठीक है, बात को समझ गए? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लिखेंगे आर एवरेज। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा मालूम है? सोचो, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल टू पॉजिटिव में डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा का सिंबल हम यूज करेंगे जब बड़ा सा हमको एवरेज रेट निकालना हो, तो बड़ा टाइम इंटरवल लेना है तो डेल्टा का सिंबल है। लेकिन छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तब, ठीक है, तो क्या करेंगे वहां पर स्मॉल डी का, डिफरेंशिएशन वाला जो डी होता है, स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब चेंजिंग कंसंट्रेशन को हम एक्स से भी दर्शाते हैं, चेंजिंग को मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं यहाँ पर? या इसी को डेल्टा सी भी लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो माइनस लगा दिया ताकि पता चले कि ये आपका निगेटिव आएगा, तो उसको चेंज करने के लिए नेगेटिव लगा दिया, यानी सब पॉजिटिव ही है, सारा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, बात को समझ गए? चलिए, अगर इसी का हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अगर हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको लेते हैं आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्या करेंगे? लिमिट लग गया यहां पर, लिमिट जहां आपका डेल्टा टी जो होगा टेंड्स टू 0 होगा। डेल्टा टी मतलब क्या? चेंज इन टाइम, यानी टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमको निकालना है, किसी पार्टिकुलर टाइम पर कि इतने मिनट में आपका स्पीड क्या था, इतने मिनट में 3 मिनट 26 सेकंड के समय में आपका स्पीड क्या था, कोई भी एक टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं dx बाय dt। ठीक है, बात को समझे? बात को समझने की कोशिश करिए, है ना। जब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे ना, तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम डी यूज करते हैं, बड़े टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा। ट्रायंगल का सिंबल बनाएंगे डेल्टा का, बड़े इंटरवल एवरेज जब निकालना होता, जब इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो dx बाय dt लिखेंगे। ठीक है, या dc बाय dt लिखिए, x ही रहने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी r इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालना है इसी रिएक्शन का, तो माइनस
dr/dt इक्वल टू प्लस में dp/dt। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, केवल दोनों एक ही जैसा चीज है, दोनों में रेट ही निकाला है। एवरेज रेट कहने का मतलब हुआ जब हम बड़े टाइम इंटरवल पे निकालते तो एवरेज रेट कहलाता है, और वो जब छोटे टाइम इंटरवल पे निकालते हैं तो हमारा इंस्टेंटेनियस कहलाता है। बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो डेल्टा का सिंबल देंगे, और छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो डी का सिंबल देंगे। बात समझ रहे हैं? एवरेज का मतलब क्या हुआ, एक बड़े से टाइम इंटरवल में आपका रेट क्या था रिएक्शन का। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पार्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए किसी पार्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का रेट क्या था, वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो दोनों को नोट कर लीजिए। यहाँ लिख दिए हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही हमारा dx बाई dt कहलाता है। कब? जब लिमिट लगा दिए हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट लगा हुआ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही हमारा क्या कहलाएगा, dx बाई dt। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसको हम लोग ग्राफिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन कर रखा है, और एक सिंपल यहाँ पर नोट लिखे हैं, जो पीछे समझा चुके हैं उसको लिख दिए हैं, केवल आप नोट कर लीजिए इसको। इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहें? द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर, एक ऐसे टाइम पर जहां पर मतलब जैसे मान लो कि रिएक्शन 10 मिनट तक चला, सपोज करो कि कोई केमिकल रिएक्शन है जो 10 मिनट तक चला। ठीक है, तो 10 मिनट चलने के बाद अगर हम उसमें निकालेंगे 10 मिनट में उसका रेट क्या रहा है, तो वो एवरेज निकलेगा। लेकिन अगर हम ये पूछेंगे कि 3 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट चलने के बाद रिएक्शन का रेट क्या था, 7 मिनट 25 सेकंड पर रेट क्या था, 4 मिनट 35 सेकंड पर रेट क्या था, कुछ भी सोच लीजिए। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर अगर हम पूछेंगे कि रेट क्या है, वही क्या कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस। यानी एक इंस्टेंट टाइम पर चेंज इन कंसंट्रेशन जो होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। ठीक है, 4 मिनट 32 सेकंड पर चेंज कंसंट्रेशन का क्या हो रहा था, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंबल डेल्टा, अगर हम ट्राइंगल का सिंबल बना दे डेल्टा का, तो डेल्टा इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज। ठीक है, लार्ज चेंज लिखिए, बड़े चेंज के लिए, दैट इज फॉर एवरेज रेट, एवरेज रेट के लिए। जबकि सिंबल डी जो है, स्मॉल डी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर स्मॉल चेंज के लिए, यानी फॉर इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे एवरेज रेट निकालने के लिए जब लार्ज चेंज निकालना हो उस स्थिति में, और डी का इस्तेमाल कब करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए, यानी स्मॉल चेंज हो तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। एक दो उदाहरण और लेते हैं, समझते चलिए। चलो देखो, पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को तो मैंने पीछे भी पढ़ रखा है। ठीक है, कि 2H2O, एरो देख के लिखे 2H2O, 2H2O2, एरो देख के लिखे 2H2O प्लस O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर बनाता है, O2 बनाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखो H2O2 का 2 मोल अगर कंज्यूम होता है, डिसअपियर होता है, तो H2O का 2 मोल बनता है, यानी इसके डिसअपियर होने का रेट H2O2 के और H2O के बनने का रेट दोनों बराबर है। लेकिन O2 से अगर कंपेयर करें तो इसके डिसअपियर होने के रेट से इसके फॉर्मेशन का रेट आधा है, या ऐसे कह सकते हैं H2O के फॉर्मेशन के रेट से O2 का फॉर्मेशन का रेट हाफ है, H2O2 के डिसअपियर के रेट से O2 के फॉर्मेशन का रेट हाफ है, या H2O के फॉर्मेशन के रेट से O2 का फॉर्मेशन का रेट हाफ है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसके फॉर्मेशन के रेट से इसके डिसअपियर होने का रेट 2 गुना। बात तो समझिए। अब इसी चीज को कहेंगे स्टेटमेंट में लिखो। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम इसको लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 का लिखेंगे माइनस डी H2O2 बाई dt,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, DH2O या डेल्टा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अगर लिखेंगे तो dO2 बाय dt। ठीक है, देखिए बात को समझिए। अब सोच रहे होंगे सर कहीं पर डेल्टा लगाते हैं, पीछे वाले एग्जांपल में यहाँ डी लगाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों स्थिति में हम रेट ही निकाल रहे हैं। फर्क क्या है, एक एवरेज रेट अगर निकालते हैं बड़े टाइम इंटरवल के लिए तो डेल्टा लगा देते हैं, छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं तो डी लगा देते हैं, बस यही फर्क है। और डेल्टा और डी में कोई फर्क नहीं समझना है, कहीं पर हम डेल्टा भी यूज कर लेते हैं, कहीं पर डी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है हमारे। ये लिखने का तरीका है केवल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर लंबे टाइम इंटरवल के लिए हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो डेल्टा उसके लिए यूज करेंगे। स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो डी इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम डेल्टा यूज करें या डी यूज करें। अगर क्लियर रहेगा इंस्टेंटेनियस या एवरेज तो डेल्टा लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस में डी लगाएंगे। लेकिन ऐसे क्लियर नहीं है तो माने तो डेल्टा लगाइए, माने डी लगाइए। अपने दिमाग में इस चीज को रखना है। डेल्टा के लिए हम लार्ज इंटरवल के लिए निकालते हैं, लार्ज चेंजिंग के लिए निकालते हैं, स्मॉल चेंज के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग डेल्टा और डी फ्रीक्वेंटली इस तरह के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम में क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा -1/2 डी या डेल्टा जो लिखिए डी H2O2 बाई dt इक्वल हो जाएगा 1/2 डी H2O बाई dt, ये इक्वल हो जाएगा। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, सीधे लिख देंगे DO2 बाई dt। ठीक है, क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अगर इसी को हम डेल्टा लगा देंगे तो एवरेज कहलाएगा, डी लगा दिए तो इंस्टेंटेनियस कहिए। डेल्टा अगर इस्तेमाल करेंगे तो समझेंगे लार्ज चेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डी इस्तेमाल करेंगे तो उसी के लिए स्मॉल चेंज के लिए समझेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डेल्टा लिख रहे हैं डी, ठीक है, तो अपने ब्रेन में रखना है। डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो लार्ज चेंज के लिए समझना है, डी इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, क्लियर है। इतना हमें कोई दिक्कत है। अब देखो इसी को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस रिएक्शन के लिए ग्राफ समझिए। यहां लिख देता है रेट और यहां लिख दिया टाइम। इस रिएक्शन का, इसमें H2O2 देखो इनिशियली कुछ रहा होगा H2O2, ये H2O2 के लिए घिस दिए। अब जिस रेट से H2O2 डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से H2O बन रहा है, उसी रेट से देखो यहां हम लिख दे रहे हैं, उसी रेट से हमारा क्या हो रहा है, H2O बन रहा है। बात को समझ रहे हैं। ये लाइन जो है किसके लिए खींचे हैं, H2O के लिए, और ये लाइन किसके लिए खींचे हैं, H2O2 के लिए। बात को समझे ध्यान से। ये लाइन किसके लिए, H2O2 के लिए है। H2O2 इनिशियली इतना था और घट करके इतना हो गया कुछ समय के बाद। ठीक है, H2O इनिशियली यहाँ 0 था, रेट उसका प्रोडक्ट है वो, जब T यहाँ पर 0 है, रेटिंग उसका 0 है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा H2O के बढ़ने लगा। अब जिस रेट से ये घट रहा है उसी रेट से इसको बढ़ता हुआ दिखाया गया है। लाइन के स्लोप को देखिए, एक ऐसे है एक ऐसे है। ठीक है, जहां पर ये नीचे आया है इसके, उस पर ये ऊपर गया वहां पर। लेकिन H2O के बनने के रेट से O2 का बनने का रेट आधा है। तो देखो ऐसा ही लाइन हम यहाँ पर ऐसे खींच देंगे। ये लाइन किसके लिए हो जाएगा, O2 के लिए। ठीक है, ये लाइन किसके लिए हो गया, O2 के लिए हो गया। बात समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब है कि H2O2 जितना घटा H2O उतना ही बना, लेकिन O2 उसका आधा बना। देखो इस हाइट को देखो, कंसंट्रेट क्या है, इसका रेट देखो क्या है, इसका जस्ट आधा होगा। तो इस रिएक्शन के लिए इसको ग्राफिकली ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कि H2O2 के घटने का रेट देखना है
उसी रेट से हमारा H2O बढ़ रहा है, क्योंकि इसके डिसअपियर अगर 2 मोल हो रहा है तो H2O 2 मोल बन रहा है। H2O2 अगर 2 मोल डिसअपियर हो रहा है तो H2O 2 मोल बन रहा है। तो H2O2 और H2O जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से इसको बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन O2 के बनने का रेट देखिए इसकी तुलना में हाफ है। तो जिस रेट से घट रहा है या जिस रेट से बन रहा है, H2O जिस रेट से बन रहा है उसके आधे रेट से बन रहा है, तो H2O के आधा रेट में इसको कर दिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ कैसे निकालेंगे और समझो यहाँ पर। रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम। रिएक्टेंट का जब टाइम 0 था तो कुछ ना कुछ उसका कंसंट्रेशन रहा होगा। अब जैसे ही टाइम रिएक्शन स्टार्ट होगा उसका कंसंट्रेशन घटेगा, घटा दिए कंसंट्रेशन। ठीक है, इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा। बात को समझे, इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं अच्छे ढंग से। चलिए इसको खींचने में किसी तरह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो ये रिएक्टेंट के लिए है, कोई रिएक्शन मान लेते हैं कि रिएक्टेंट है ये, इससे बना हमारा प्रोडक्ट। तो इसका कंसंट्रेशन हो गया हमारा यहाँ पर R, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखो इस पॉइंट पर ये टाइम हम T1 मान लेते हैं, तो T1 टाइम पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन के लिए लाइन है। तो T1 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है, यहां है देखो, इसको मान लेते हैं हम C1। ठीक है, T2 टाइम पर ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मान लेते इसको। तो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन घट गया रिएक्टेंट का, कितना हो गया घट के C2। बात को समझे, लाइन कैसे खींचे वो देखो। ये लाइन एक्चुअली रिएक्टेंट के लिए खींचा गया है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ घटता है। अब दो तरह से आप सोच सकते हैं। देखो आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर ऐसे क्यों नहीं घटा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं घटा? स्ट्रेट लाइन नहीं घटता है इसलिए कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर अगर ऐसे बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, थ्रू आउट उसका रेट एक जैसा है। मान लो कि शुरू में हम सपोज करो, इसको थोड़े थोड़े बात को समझने की कोशिश करो। रिएक्टेंट का मैंने 10 मोल लिया, ठीक है, और 10 मोल को हमको प्रोडक्ट में चेंज करना है। बात को समझ ली। अब उसको हम 10 छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। 10 मोल को हमने क्या किया, छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट पहला मोल जो खर्च हुआ होगा उसको, यानी 10 मोल था, 10 से 9 होने में जितना टाइम लगा होगा, क्या 9 से 8 होने में उतना ही टाइम लगेगा? 8 से 7 होने में उतना ही टाइम लगेगा? 7 से 6 होने में उतना ही टाइम लगेगा? नहीं। शुरू में जब 10 मोल रिएक्टेंट था तो रेट ऑफ रिएक्शन तो 10 मोल पर निर्भर कर रहा था, लेकिन जब 1 मोल खर्च हो गया, मान लो 1 मोल खर्च होने में मान लो 5 मिनट लग गया, 10 से 9 होने में 5 मिनट लग गया। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद जो रिएक्शन का रेट होगा वो 10 पर निर्भर करेगा कि 9 पर निर्भर करेगा? 9 पर निर्भर करेगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो उस समय हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन 10 था, तो रिएक्शन का रेट 10 मोल पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा, तो समय बीतने के साथ मान लो 5 मिनट रिएक्शन बीत गया, तो 5 मिनट के बाद का जो रिएक्शन का रेट होगा वो किस पर निर्भर करेगा कि 5 मिनट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना बचा हुआ है रिएक्टेंट, आगे का जो रेट होगा बचे हुए अमाउंट पर डिपेंड करेगा ना। बात को समझ रहे हैं? बात को समझे ध्यान से। यानी 5 मिनट मान लेते हैं, 5 मिनट रिएक्शन चला, 1 मोल घट गया, 10 से 9 हो गया। 5 मिनट के आगे का जो रेट है, 6वां मिनट 7वां मिनट में किस पर निर्भर करेगा? 9 मोल पर निर्भर कर रहा हो तो। ठीक है, तो चूंकि जब शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो रेट उसका ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा रिएक्टेंट का, उसका रेट भी स्लो होते चला जाएगा। ठीक है, यानी शुरू से लेकर अंत तक जिस रेट से रिएक्शन
शुरू होगा उसी रेट से अंत होगा ऐसा नहीं है। शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है तो रिएक्शन शुरू में फास्ट होगा, यानी यहाँ देखिएगा थोड़ा वर्टिकल लाइन खींचाएगा, ऊपर से थोड़ा सीधा लाइन रहेगा और धीरे धीरे देखिएगा यहाँ पर ये है ना कर्व कम होते गया और फिर देखिए ये पैरेलल होते जा रहा है। तो शुरू में थोड़ा वर्टिकल दिखेगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार दिखेगा और आगे फिर सीधा दिख रहा है। ये लाइन क्या दिखा रहा है, शुरू में तेजी से घट रहा था, फिर उसके घटने का रेट स्लो होते गया, स्लो होते होते फिर कम होते चला गया। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन में और उसमें क्या फर्क है पता चला। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि पहला सेकंड में जो रेट था, रिएक्शन अगर 10 मिनट चला तो अंतिम सेकंड में वही रेट था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? जो शुरुआती में रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो उस अमाउंट पर डिपेंड कर जो हमने लिया था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते चला जाएगा तो आगे का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रिएक्टेंट बचा हुआ होगा उसके अमाउंट पर डिपेंड करते चला जाएगा। इसलिए ऐसा लाइन है। बात को समझ लीजिए, नहीं समझे तो थोड़े से 2 मिनट को पीछे जाइए, फिर से हम जो भी बोल रहे थे उस वीडियो को सुनिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये एवरेज अगर हम निकालेंगे, आर एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ। T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2 है तो C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, जो कि रिएक्टेंट के लिए है ये, इसलिए इसमें माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ये आपका निगेटिव आएगा, है ना। C2 माइनस C1 निकालेंगे ना तो ये आएगा निगेटिव। ठीक है, इस निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम माइनस लगाएंगे। क्लियर है? तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा C बाय डेल्टा T, यहाँ माइनस लगा देते हैं कि पता चले डेल्टा C आपका नेगेटिव होगा, डेल्टा C नेगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए माइनस लगा दिए यहाँ पर। क्लियर है? एवरेज के लिए हम डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राफ नहीं आपका, तो समझाने के लिए बताएं कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व लाइन होगा। ठीक है, क्लियर है? कितनी बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से समझिए इस चीज को। तो ये जो आपका है यहां से यहां, ये यही इंटरवल क्या कहलाएगा, डेल्टा सी, और ये जो यहां से इंटरवल है ये क्या कहलाता है, डेल्टा टी। T2 माइनस T1 फाइनल इनिशियल T1 टाइम पर C1 कंसंट्रेशन है, T2 टाइम पर C2 है। ठीक है यहाँ पर आपको समझे? ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। अगर हम प्रोडक्ट के लिए खींचे तो देखो यहाँ खींच देते हैं इसको प्रोडक्ट के लिए। कंसंट्रेशन यहां ले लिए, टाइम। प्रोडक्ट का लाइन कैसा होगा, प्रोडक्ट तो जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट नहीं था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट 0 होगा। तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट शुरू में तेजी से घट रहा था, तो जिस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा था उसी रेट से प्रोडक्ट बढ़ेगा। और जैसे जैसे रिएक्टेंट का रेट स्लो होते गया प्रोडक्ट का रेट भी स्लो होते चला जाएगा। लॉजिकली सोचो, तो रिएक्टेंट मान लो शुरू के 5 मिनट में अगर 5 मोल घट गया तो सीधी सी बात है शुरू के 5 मिनट में प्रोडक्ट 5 मोल बढ़ भी तो गया होगा। बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। सो जितना ज्यादा रिएक्टेंट घटेगा जिस रेट से, उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा। धीरे धीरे रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में जाना कम हो गया तो समझेंगे क्या, प्रोडक्ट में धीरे धीरे बनना कम हो गया, स्लो होते चला गया। शुरू में ही वर्टिकल रहेगा ऐसे करके, शुरू से थोड़ा ज्यादा वर्टिकल लाइन रहेगा और फिर धीरे धीरे इसका स्लोप आप देख रहे ऐसे बढ़ते चला गया, स्लोप घटते चला गया। ठीक है, ये किसके लिए लिखे हम, प्रोडक्ट के लिए। ये मैंने प्रोडक्ट के लिए लाइन खींच दिया। ठीक है, अब मान लो T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना इसका है, C1। प्रोडक्ट के लिए हम C1 मान लेते हैं T1 टाइम पर, और T2 टाइम पर इसका जो कंसंट्रेशन है परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप, ये आपका हो गया C2, है ना। तो यहां पर अगर हम R एवरेज निकालें, एवरेज रेट, तो क्या जाएगा, C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। इस T1 टाइम पर C1 कंसंट्रेशन है, T2 टाइम पर C2 कंसंट्रेशन है। तो C2 यहाँ बड़ा होगा, C2 जो है बड़ा होगा C1 से, ये तो आपका पॉजिटिव ही आएगा, इसमें माइनस नहीं लगाना है, यानी डेल्टा C बाय डेल्टा T, इसमें माइनस नहीं लगाना है प्रोडक्ट के केस में। ठीक है,
क्लियर है? तो ये एवरेज के लिए हो गया। अब हम इंस्टेंटेनियस के लिए देखते हैं, सीखते हैं। पहले दोनों को नोट कर लीजिए, इसी में हम इंस्टेंटेनियस ही ड्रॉ कर देंगे। आइए अब हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए यहां पर समझते हैं। देखो ये कंसंट्रेशन है यहां पर रिएक्टेंट का पहले निकाल लेते हैं, और यह हो गया टाइम। ठीक है, अभी आपने लाइन रिएक्टेंट के लिए कैसा खींचा था, इस प्रकार से। ठीक है, शुरू में देख रहे हैं आप, थोड़ा ज्यादा घटेगा, फिर घटते घटते कम होते चला जाएगा। यानी शुरू में रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्टेंट का जो रेट होगा, कंसंट्रेशन जो है तेजी से घटेगा टाइम के साथ, और जैसे इसके आगे टाइम बढ़ेगा तो ये कम घटेगा। ये कर्व लाइन यही दर्शाता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का मतलब हमको इस टाइम पर निकालना है। सपोज करो ये टी टाइम है, रिएक्शन जब टी टाइम तक चल गया, इस टी टाइम पर कितना था उसका रेट। या देखो यहां से इसके परपेंडिकुलर यहां हो गया, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हम x मान लेते हैं। आपको इस पॉइंट पर रेट निकालना है। जैसे रिएक्शन ऐसे चल रहा है, तो इस कण से यानी इस पॉइंट पर रेट क्या है, इस टाइम पर रेट क्या है, ये कहा गया इंस्टेंटेनियस। पीछे वाले में क्या था, t1 टाइम पर कुछ था, t2 टाइम पर कुछ था, तो बड़ा सा गैप आया था, बड़े से टाइम इंटरवल में बड़ा सा गैप। यहाँ पर क्या है, पार्टिकुलर t टाइम पर हम आपसे पूछिए कि रेट क्या है, क्या करेंगे मालूम है? यहाँ इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। बात को समझे ध्यान से, है ना? उस पॉइंट पर क्या करना है आपको, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना? अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे समझो। ये जो लाइन हम ऐसे कर्व बनाए हैं, इसको समझिए कि ये जो कर्व लाइन है किसी सर्किल का एक पार्ट होगा। एक बड़ा सा सर्किल इमेजिन करिए, इस पॉइंट से सेंटर को मिला देंगे, सर्किल का सेंटर, और वहां पर हम ऐसे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये तो हमारा टेंजेंट का लगा ना। स्लोप कैसे निकालेंगे? तो ये जो ऐसे कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन किसी न किसी सर्किल का हम एक पार्ट मान लेते हैं, सर्किल का ये पार्ट है। इस पॉइंट को सर्किल के सेंटर से मिला देना है, जो परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ ऐसे बेस ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट कहलाएगा, है ना? तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस पॉइंट पर क्या करना है हमको, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे होगा देखो, इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर मिलाते चलिए इसे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? थोड़ा बनाने में इधर उधर चला जाता है, ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं इस तरह से निकालना ग्राफिकली। हम लोग इसको आगे एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ग्राफिकली समझिए। इस पॉइंट पर क्या किया मैंने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पर क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इस तरह बनाने में थोड़ा मोटा पतला हो रहा है। ये आपका हो गया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। जब इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको यहां इस पॉइंट पर कट किया, ये हो गया A, ये ओरिजिन हो गया O, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। ठीक है, जो हमारे यहाँ x एक्सिस है, इस पॉइंट पर जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये लाइन B पॉइंट पर आके कट किया, इसको इधर ले गए, A पॉइंट पर कट किया। ठीक है, समझ आए बात को? बस यही हमारा निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। R इंस्टेंटेनियस यहां निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव स्लोप, है ना? जो कितना हो जाएगा आपका, OA बाय OB, OA बाय OB। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, नेगेटिव स्लोप होगा। बात को समझे? अच्छे ढंग से इस ग्राफ को देखिए और सोचने की कोशिश करिए। टेंजेंट ड्रॉ किया गया है कि जिस पॉइंट पर हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट को देखेंगे कहां पर वो पॉइंट कट कर रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करो, देखो
हम इसी ग्राफ को फिर से बना देते हैं। ये रिएक्टेंट है, मान लो ऐसे करें, ग्राफ खींचे, ये कंसंट्रेशन है, यहाँ टाइम है, मान लो हमको इस पॉइंट पर निकालना है, सपोज है, ठीक है, या किसी भी पॉइंट पर सोचो आप, तुम समझो, मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, यहां पर हमें निकालना है। क्या करेंगे, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन है, कर्व लाइन, एक सर्किल का पार्ट होगा, ऐसे मान लेते हैं, इसका सेंटर यहां होगा, ऐसे इस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे आर इंस्टेंटेनियस, ये भी निगेटिव स्लोप होगा, जो 100 माइनस 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, जब जानते हैं तो निगेटिव स्लोप हो जाएगा हमारे यहाँ पर भी। क्या लिखेंगे, ओ ए बाय ओ बी, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, जो कि ओ ए बाय ओ बी होगा, कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ये हमारा, यही tan थीटा जो है हमारा क्या कहलाता है, स्लोप, जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप आएगा, जो कि देख रहा है डाउनवर्ड स्लोप है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत है? तो किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मान लो हमको निकालना रहता, तो यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते, ऐसे करके, जिस पॉइंट पर कहेगा वहां टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर कहेगा वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो 90 का ये परपेंडिकुलर, ये बेस, चूंकि थीटा के सामने का हो गया परपेंडिकुलर, नीचे बेस कहलाएगा, तो tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा स्लोप, क्लियर है। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट के केस में। अब आप समझते हैं हम लोग प्रोडक्ट के केस में, देखिए इसको नोट कीजिए, फिर प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं। तो जब हम इसको प्रोडक्ट के लिए समझते हैं, देखो एक ही ग्राफ बनाएंगे, समझ लेना उसी तरह। ये कंसंट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, तो नीचे प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ टाइम लेना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के लिए ग्राफ कैसे खींचे थे, इस प्रकार से, है ना। ये हमारा ग्राफ था, शुरू में प्रोडक्ट का बनने का रेट ज्यादा है, धीरे धीरे फिर उसका रेट कम होते चला गया, ठीक है ना। अब हम कहेंगे इस पॉइंट पर बताइए रेट क्या है, इस पॉइंट पर रेट क्या है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कैसे, ये जो आप ऐसे कर्व बनाए हैं, ये क्या है, एक सर्किल का, देखो ऐसे करके अगर हम खींच दे, तो एक सर्किल का पार्ट होगा वो, कि नहीं होगा। तो इस पॉइंट का सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर इसका टेंजेंट ऐसे खींचाएगा। बात समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझते चलिए। ये जो लाइन है, कर्व लाइन, एक सर्किल का पार्ट है, उसको सर्किल का हम क्या मान लेते हैं, पार्ट, ठीक है। अब सर्किल में कहीं ना कहीं पर सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट होगा, इसी पर हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस प्रकार से। ये देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो इसको O मान लेते हैं, ये पॉइंट हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर प्रोडक्ट के लिए R इंस्टेंटेनियस, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप होगा। देखो इस लाइन का स्लोप देखो, ऐसे ये है, एक पॉजिटिव स्लोप है, पीछे वाले में ऐसे था, डाउनवर्ड स्लोप था, ये अपवर्ड स्लोप है। यहाँ पर स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, यानी tan जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और ये देखो कैसे निकालेंगे, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, टाइम के लिए यहां निकाल लेंगे ऐसे करके। बात समझ रहे हैं ना। देखो ये पॉइंट हमारा B है, इसको अगर हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर डाले, इसका परपेंडिकुलर डाले, फिर यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, फिर यहाँ परपेंडिकुलर डालिए,
तो इस टाइम इंटरवल में ये कंसंट्रेशन में चेंजिंग दिख रहा है। इस टाइम इंटरवल में ये जो आपका टी है डेल्टा टी, इस टाइम इंटरवल में ये हमारा डेल्टा सी दिख रहा है ना। तो इस पॉइंट पर ये चेंज इन कंसंट्रेशन, चूंकि स्लोप निकाले ये चेंज और ये टाइम, इस चेंज में इस टाइम से डिवाइड कर देंगे ना, तो इस पॉइंट पर हमारा निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। इस पॉइंट पर क्या किया हमने, स्लोप खींच दिया, एक लाइन खींचा, स्लोप टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो इस टेंजेंट है, इसको क्या किया यहाँ पर देखो ऐसे खींचे, फिर यहाँ पर ऐसे खींचे, ये हमारा पॉइंट हो गया, ओरिजिन मान लेते हैं इसको वो, ठीक है। तो अब देखो यहां से ऐसे खींचेंगे दो लाइन तो कंसंट्रेशन का चेंज निकल जाएगा, और यहां से ऐसे खींचेंगे तो टाइम का निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो ये डेल्टा सी या इसी को आप डीसी मान लेते हैं, यहाँ डीटी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, डीसी बाय डीटी, ठीक है। या अगर हम लिखते हैं ऐसे कि डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, यहां लगा देंगे हम लिमिट, इसमें डेल्टा टी जो होगा टेंड्स टू 0, जो बराबर होगा डीसी बाय डीटी के। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी क्या होगा, डीसी बाय डीटी, ठीक है, बात समझ रहे ना। तो हम डेल्टा सी लिखें, इसको डेल्टा टी लिखें या डीसी बाय डीटी लिखें। डीसी बाय डीटी टी लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस के लिए, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिख रहे हैं तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मानेंगे, वहां पर एक ही चीज है, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव स्लोप आएगा। यानी पूरे बात की एक बात समझिए कि जिस पॉइंट पर हमको निकालना होगा इंस्टेंटेनियस, इस टाइम पर, मान लो इस टाइम पर निकालना है, यहाँ पर रेट क्या था इस पॉइंट पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट से यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो गया, थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा दिस, तो ओए बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्लोप जो होगा लाइन का, जो स्लोप होगा tan थीटा जो होगा हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, OA बाय OB, OA बाय OB, ये तो हमारा है स्लोप tan थीटा, है ना। तो जिस पॉइंट पर हमको निकालना इंस्टेंटेनियस रेट, यही हमारा R इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप है वही R इंस्टेंटेनियस होगा। रिएक्टेंट के केस में स्लोप डाउनवर्ड है तो नेगेटिव स्लोप होगा, तो tan थीटा नेगेटिव होगा आपका, बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या है, हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा tan थीटा, OA बाय OB, ये देखो अपवर्ड स्लोप ऐसे करके, इस एक्सिस के ऐसे स्लोप है, अब पीछे वाले में ऐसे स्लोप था डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड स्लोप है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी पूरे बात की एक बात समझिए, इंस्टेंटेनियस रेट अगर हमें निकालना है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट उस लाइन का स्लोप है, वही स्लोप जो है इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। tan थीटा ही हमारा वहां पर क्या इंस्टेंटेनियस रेट होगा, क्लियर है, OA बाय OB, ठीक है। dc बाय dt जो लिखे, या डेल्टा c बाय डेल्टा t, या डेल्टा t टेंड्स टू 0 इक्वल टू dc बाय dt कह सकते हैं, क्लियर है, हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक दो हम एग्जाम्पल लेके थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते, देखो मान लो ये A है, इससे बना हमारा B, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, बात को समझ रहे इस चीज को। तो अगर इसमें हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस dA बाय dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B या अपीयरेंस ऑफ B, तो dB बाय dt, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 से डिवाइड करने इसका मतलब नहीं बनता है, तो लिखेंगे सीधे dA बाय dt, माइनस लगाएंगे, अब प्रोडक्ट के केस में माइनस नहीं लगाना है, dB बाय dt। अगर इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, तो इसका अगर 1 मोल खर्च होता है तो इसका 1 मोल बनता है, यानी जितना इसका खर्च होगा उतना इसका बनेगा। इसको अगर हम ऐसे खींचे A के लिए,
तो बी के लिए हम ऐसे खींच देंगे, जिस रेट से हमारा ए घट रहा है उसी रेट से हमारा बी बन भी रहा है, ए जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से बी बन रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट पर ए का जो कंसंट्रेशन है वो बी के कंसंट्रेशन के बराबर है। ये कंसंट्रेशन का लाइन हो गया, ये हमारा टाइम का लाइन हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? क्या ये जरूरी है कि हमेशा ये लाइन कट करेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कट करेगा, है ना। जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ 4a, ऐसे बना हमारा 1b। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर मान लो यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे, है ना, तो ये अगर हमारा मान लो ज्यादा खर्च हो रहा है, ये हमारा ज्यादा खर्च हो रहा है, ये कम बन रहा है, मान लो ऐसे करके हम दर्शा दिए, ये कम बन रहा है, ऐसे ही दर्शा देंगे इसको हम। इसे क्या पता चल रहा है आपको कि ए ज्यादा खर्च हो रहा है, 4 मोल खर्च है तो उसका 1 ही मोल बन रहा है। अगर यहाँ से हम 4 मोल बना देते 1 मोल दर्शाएंगे। सपोज करो यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर डाल देते 1 है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी मान लेते इस तरह, है ना, कुछ भी अब इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, ये हो गया बी के लिए। ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन कट करेगी, उतना निर्भर करता है कि रिएक्टेंट कितना खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है। अगर मान लो रिएक्टेंट 2 खर्च होगा, ये भी 2 बनेगा। ठीक है, जिस रेट से खर्च उसी रेट से बन रहा है। इस ग्राफ में क्या है कि ए हमारा ज्यादा खर्च दिख रहा है, बी उस रेशियो में नहीं बन रहा है, मान लेते इस तरह से। ठीक है, मतलब ये समझाना चाह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में लाइन कटेगा ही, हर स्थिति में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे को क्रॉस करे, ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम देखो और उदाहरण समझते हैं, है ना। देखो पहले इसको हम नोट कर लें, एक और उदाहरण से बच्चों हम लोग समझते हैं। देखो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं SO2 प्लस हाफ O2 बन गया हमारा SO3। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डी SO2 बाई dt। जब हम किसी इंडिविजुअल रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का निकालेंगे तो उसमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 अगर निकालेंगे तब माइनस डी O2 बाय dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 निकालेंगे तब माइनस नहीं लगाएंगे, DSO3 बाय dt। लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी SO2 बाय dt इक्वल टू 1 बाय, माइनस में है तो माइनस 1 बाय 1/2 DO2 बाय dt इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? DSO3 बाय dt। ठीक है, अब देखो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है तो 1 बाय 1/2 स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है? हाफ, तो हाफ से डिवाइड कर दिए 1 में तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे? माइनस DSO2 बाय dt इक्वल टू, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो माइनस 2 DO2 बाय dt इक्वल टू DSO3 बाय dt। इस तरह फ्रैक्शनल अगर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है, फ्रैक्शनल स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, तो ध्यान रखना है। तो अगर मान लो यहाँ 3/4 रहता, यहाँ क्या आ जाएगा? 4/3, याद रखना है। ठीक है, यहाँ अगर 3/2 है तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2/3 है तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर रहेगा फ्रैक्शन में ना, फ्रैक्शन में, तो उसका उल्टा यहाँ लिखना है। क्लियर है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको बच्चे दिमाग से निकल जाता है तो गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसलिए बी केयरफुल, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बच्चों अब हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेशर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में निकाले। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या समझते हैं? कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, वहाँ हम लोग मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। क्योंकि सारे एक्सप्रेशन में आप देखें हम डी सी या कुछ भी लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स मोलरिटी समझना, ठीक है। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर के टर्म में भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो उसी चीज को बताने जा रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर के टर्म में कब निकालेंगे? इफ रिएक्शन इज गैसियस, रिएक्शन अगर गैसियस हो, रिएक्शन गैसियस कहने का मतलब यहां पर क्या है? गैसियस रिएक्शन कहने का मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस अगर हो, रिएक्टेंट गैस हो, प्रोडक्ट जो बना अगर वो गैस हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर इज यूज्ड, प्रेशर इज यूज्ड, प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे किसके जगह पर? हम लोग कंसंट्रेशन के जगह पर। प्रेशर इज यूज्ड in place of, at place of concentration, ठीक है। तो देखो सो कैसे इस्तेमाल करें वो समझो। क्योंकि हम जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो P निकालते हैं तो क्या होता है? N/V/RT, ठीक है। N/V को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो P इक्वल टू जाएगा CRT। तो अगर हम डेल्टा P लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा CRT, ठीक है। यानी कि P जो है यहां पर हम लिख सकते हैं, P जो है C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन T कांस्टेंट होगा। तो आप तो समझे यहां पर, ये मैंने अलग से लिख दिया इस चीज को क्योंकि R तो कांस्टेंट है, R यहां कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट अगर रखते हैं तो P और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ रहे हैं? R क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट है। R क्या है? गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल लिखते हैं। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना 1/12 होता है। 1 में 12 से डिवाइड करिएगा तो लगभग इतना आ जाता है। हम R का वैल्यू 1/12 atm लीटर पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? 1/12 को लिख सकते हैं इसको। ये R का हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। T अगर हम कांस्टेंट रखें, T अगर कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर, तो प्रेशर और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्टली का। तो डेल्टा यहाँ पर डेल्टा अगर लगा देते डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा CRT, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो C में डेल्टा लगा दिए, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डेल्टा P बाय डेल्टा T लिखेंगे, यानी चेंज इन प्रेशर बाय टाइम, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम इंटरवल। कितना प्रेशर में चेंजिंग आया और टाइम कितना लगा उस प्रेशर को चेंज होने में, ठीक है। डेल्टा P बाय डेल्टा T। क्लियर है? बात को समझे यहां पर। अब हम डेल्टा P के जगह पर डेल्टा CRT भी लिख सकते हैं। देखो तो डेल्टा P बाय डेल्टा T के जगह पर हम डेल्टा CRT बाय डेल्टा T लिख सकते हैं। तो डेल्टा C बाय डेल्टा T RT लिख सकते हैं। डेल्टा C बाय डेल्टा R क्या है? डेल्टा C बाय डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration into RT, यानी प्रेशर के टर्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम RP लिख देते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म में जो होगा उसको हम RC लिख देते हैं, RC into RT।
यानी आरपी इक्वल टू क्या हो गया, आरसी इंटू आरटी। यहाँ आरपी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एंड आरपी इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यानी लिख सकते हैं इसके जगह पर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इंटू आरपी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारा क्वेश्चन बन जाता है। यानी यहां सीधे अगर हम कंसंट्रेशन का रेट बैठा है ना, कंसंट्रेशन का जो रेट होगा, कंसंट्रेशन के टर्म में जो रेट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन हम पीछे निकाल चुके हैं, पढ़े हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है, डीसी बाय डीटी है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। कंसंट्रेशन के टर्म में रेट निकाल दीजिए, उसको आरटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में रेट निकल जाता है। वहां पर हमको डेल्टा पी बाय डेल्टा टी नहीं करना है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी करके कंसंट्रेशन के टर्म में रेट निकाल लिए। ये कंसंट्रेशन के टर्म में रेट को दर्शा रहा है आरसी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी की जगह पर आरसी लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आरटी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्ट हमारा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फाइंड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रेशर के टर्म में भी रेट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर दो रेट सीख चुके हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इनिशियल रेट क्या होता है, कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है, उसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इनिशियल रेट है ना, इनिशियल रेट मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी dc बाय dt ही लिखेंगे हम लोग, लेकिन कब, जब t हमारा 0 होगा। t 0 यहाँ कहने का मतलब क्या है, डेल्टा t 0 नहीं बोल रहे हैं, t टाइम 0, यानी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाला है ना, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ ही है, इनिशियली उसका रेट क्या होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि dc बाय dt, यहाँ t इक्वल टू क्या है 0, है ना। टाइम यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 0, बात समझे यहाँ पर तरह से। वहीं अगर हम ऐसे लिखते हैं कि dc या डेल्टा c बाय डेल्टा t, यहाँ डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है, डेल्टा t टेंड्स टू 0। लेकिन t इक्वल टू अगर 0 लिखेंगे ये हमारा इनिशियल रेट कहलाता है, ये हमारा इनिशियल रेट कहलाता है। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, चेंज इन टाइम 0 है। बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर हम निकालेंगे, बहुत शॉर्ट इंटरवल, इंटरवल मींस डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा तो हमारा r इंस्टेंटेनियस कहलाएगा dc बाय dt, और वही dc बाय dt में अगर t इक्वल टू 0 कहेंगे, t इक्वल टू 0 यानी टाइम 0 है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, जस्ट प्रोसीड करने वाला, स्टार्ट हुआ ही है, तो उसको इनिशियल रेट कहेंगे। और डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और इसमें क्या है ना कि डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फॉर्मूला सब इस्तेमाल होता है इसके डेरिवेशन सब में, डिफरेंशिएशन का। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है ना कि जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़े रहते हैं तो उनको समझ में आ जाता है आसानी से, लेकिन जो बायो वाले स्पेशली बच्चे सब होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है डेरिवेशन में, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन का हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स वाले सर भी शुरू में बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से पढ़ाए होंगे, एकदम एलिमेंट्री। हमको केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का इस्तेमाल होना है इस चैप्टर में, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एकदम शुरुआती चीज, एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट जीरो लेवल, उतना का हमें केमिस्ट्री में काम करता है। हम उसको साइड में फॉर्मूला लिख देंगे कि हमको डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। तो समटाइम्स बायोलॉजी वाले बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का जैसे ही इस्तेमाल होता है तो स्किप कर जाते हैं, निकल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम चूंकि जहाँ भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमको एग्जाम में कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन हम बोर्ड पर डेरिवेशन पढ़ेंगे ताकि पता चलेगा कि फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से था,
ठीक है। हाँ, बोर्ड में समटाइम्स डेरिवेशन पूछता है, तो आप डेरिवेशन का जहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा याद कर लीजिए। जिनको आता है मैथमेटिक्स वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, वो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर लेते हैं। स्पेशली बायो वाले बच्चों को दिक्कत होती है, तो उनको क्या करना होगा, फॉर्मूला को याद रखना होगा। ठीक है, उस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। और डेरिवेशन अगर बोर्ड में पूछा तो याद रखिए पूरा डेरिवेशन। और अगर कंपटीशन में पूछता है तो कंपटीशन में डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा, हाँ, डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, तो कई ऐसे फॉर्मूला लिख दिए कि आया कहाँ से, अब आया कहाँ से तो डिराइव करना होगा, तो डेरिवेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। तो अपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार से लेते हैं, हमें किस प्रकार से सीखना है, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप डेरिवेशन को याद कर। बोर्ड अगर आपको देना है, बोर्ड के लिए केवल सोच रहे हैं, तो डेरिवेशन याद रखिए, वहां डेरिवेशन पूछ सकता है ना। ये नहीं कि डेरिवेशन ही पूछेगा, हो सकता है उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल पूछे, तो न्यूमेरिकल पूछने के लिए तो फॉर्मूला चाहिए वहां पर हमको। डेरिवेशन तो जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल बनाने के लिए कि न्यूमेरिकल जहां जोड़ी हो पूरा डिराइव करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे तब सवाल बनाएंगे, ऐसा तो करना नहीं है। फॉर्मूला हम निकाल के थ्योरेटिकल पार्ट में कॉपी में जमा कर लेते हैं, रख लेते हैं, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेरिवेशन जरूरी है, उसके फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनाना जरूरी है। ठीक है, बात को समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटा सा। ठीक है, इनिशियल में हम समझाए यहाँ t इक्वल टू 0, यानी टाइम 0 है, यानी जस्ट रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। यहाँ कोई टाइम इंटरवल नहीं है, बल्कि t ही 0 है, यानी टाइम इनिशियल 0 रखा गया, इनिशियल टाइम, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ क्या है, छोटे से इंटरवल के लिए निकालना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि रेट का यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। समझ में आ रही बात। अब समझो, देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन यानी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें हो गया गैस फेज, इसमें क्या होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन फेज, यहां इन गैस फेज, यानी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में यूनिट निकालेंगे और कंसंट्रेशन के टर्म में यूनिट निकालेंगे। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो dc/dt, या लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा c/ΔT, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। प्रेशर के टर्म में अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा p/ΔT, है ना। अब सोचो यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है ना, ऊपर में क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है, टाइम इंटरवल। यहां जो हम लोग कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं वो तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं हम लोग उसमें। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या समझते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, जिसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, या सिंपली हम लोग मोलर भी लिख देते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल M से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मान लो समथिंग मोल पर लीटर माइनस समथिंग मोल पर लीटर, तो कुछ ना कुछ तो मोल पर लीटर ही आएगा। मान लो लिखते हैं 10 मोल पर लीटर माइनस 3 मोल पर लीटर, चेंज हो गया, ये कितना आएगा, 7 मोल पर लीटर। तो चेंज है, उसका भी यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ऊपर यूनिट हो गया आपका मोल पर लीटर, नीचे टाइम, तो यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर टाइम, या इसी को हम लिख सकते हैं मोल की जगह पर मोलर, मोलर पर टाइम। ठीक है, और अगर टाइम हमारा सेकेंड में हुआ तो क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड,
या मोल पर लीटर पर मिनट, पर टाइम कॉमनली हम लोग पर आवर लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम से भी तो दर्शाते हैं, तो मोल पर लीटर की जगह पर मोलर पर टाइम लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम या मोलर पर टाइम, या मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट। मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं, तो कैपिटल एम पर सेकेंड, कैपिटल एम पर मिनट। बात समझ गए? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, ऐसे बोलिए, या मोलर पर सेकेंड, या मोलर पर मिनट, या मोलर पर आवर, ठीक है। अब मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम से भी दर्शाते हैं, तो एम पर सेकेंड, एम पर मिनट, एम पर आवर, ठीक है, ऐसे दर्शाना है ना। सिंपली हम लोग मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर के जगह पर मोलर शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, तो मोलर पर मिनट, मोलर पर सेकेंड, मोलर पर आवर। अब मोलर का सिंबल एम है, तो एम पर सेकेंड, एम पर मिनट, एम पर आवर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया कंसंट्रेशन के टर्म में। प्रेशर के टर्म में आइए, चेंज इन प्रेशर, या तो एटीएम में लिखिएगा, या बार में लिखते हैं हम लोग, या पास्कल में लिखते हैं, जिसमें बना लिखिए। अब टाइम पे तो हम लेते हैं सेकेंड में लिखिए, या मिनट में लिखिए, या आवर में लिखिए, है ना। समझ में आ रही बात? चलो, तो क्या हो गया इससे यूनिट? एटीएम पर सेकेंड, या एटीएम पर मिनट, या एटीएम पर आवर हो सकता है, या हम लिख सकते हैं इसी को बार पर सेकेंड, या बार पर मिनट, है ना, या बार पर आवर, ठीक है, या पास्कल पर सेकेंड, या पास्कल पर मिनट, या पास्कल पर आवर, जो भी यूनिट इस्तेमाल करना है ना। प्रेशर पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। प्रेशर एटीएम में, टाइम मिनट में, एटीएम पर मिनट, पास्कल पर मिनट, एटीएम पर आवर, एटीएम पर सेकेंड, कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, ये हो गया हमारा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। फिक्स यूनिट है मोल पर लीटर पर टाइम, है ना, एटीएम पर टाइम, बार पर टाइम, पास्कल पर टाइम, जो भी प्रेशर आपको सूट करता है क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस हिसाब से हम लोग यूनिट लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक टॉपिक मेजर, इस टॉपिक का जो मेजर पार्ट है, इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक जो है खत्म हो गया। इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक, चैप्टर कौन सा है? केमिकल काइनेटिक। इसका मेजर टॉपिक हम लोग क्या पढ़े? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, ठीक है, और उसके ग्राफ को समझे, फिर इनिशियल रेट के बारे में थोड़ा सा समझे, फिर उसका यूनिट निकालना सीखे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। इस सब का ट्रिक दिमाग में ये याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे देखो किसी रिएक्टेंट का, किसी प्रोडक्ट का अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे, ठीक है, और सबको इक्वल करेंगे, सारे रिएक्टेंट को, सारे प्रोडक्ट को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को इक्वल करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन के, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जब सब इक्वल करेंगे तो वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। लेकिन इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन निकालेंगे तो वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है, सीधे चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। जब रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि चेंज जो आएगा वो निगेटिव आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं आना है, तो चेंज को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये सब कुछ बेसिक टेक्निक है, ट्रिक्स है, जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बार क्या करना, आपको इस पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से दोबारा देखिए अगर दिक्कत हो रही है तो, और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते चलिए। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, बार बार मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, सब कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट, आपका कैरियर, एवरीथिंग, ठीक है। विशेष बातें तो हमेशा होती ही रहेगी, बहुत सारी बात आपको समझाते भी हैं,
आप पर डिपेंड करता है कि आप हमारी बातों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं किसी भी चीज़ को। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हम जितना आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ग्राफिकली से लेकर के थ्योरेटिकली हर चीज़ को, है ना, आप इसको अगर अच्छे ढंग से सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारा IIT का भी सवाल बनता है, JEE मेंस का भी सवाल बनता है, नीट का भी सवाल बनेगा, बोर्ड का भी सवाल बनेगा। ठीक है, हम इस तरह से ही वीडियो पूरा तैयार कर रहे हैं। इसमें है क्या कि जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट हो रहा है कि जो एडवांस में हम लोग पढ़ाते हैं, जो नीट बैच में पढ़ाते हैं, जो कॉमन एक वीडियो बना रहे हैं अभी हम लोग, कॉमन वीडियो सबको मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हम अभी लेवल बता रहे हैं आपको, ये सब नीट एडवांस लेवल का सारा कॉन्सेप्ट सब आपको समझ में आ रहा है। इससे बोर्ड वाले बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है। चलो इसी बहाने उनको पता तो चले कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना रहता है, बल्कि इसी चीज को डेप्थली अच्छे ढंग से समझ के पढ़ना रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए ओके, कोई बात नहीं, इसमें इसको किसी भी तरह से अदरवाइज नहीं लेना है। जो बच्चे हैं एडवांस की तैयारी कर रहे हो, नीट का हो, मेंस का हो, बोर्ड का हो, सबके लिए कॉमन हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी थ्योरी की मदद से हम बोर्ड का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, JEE मेंस का भी सॉल्व कर सकते हैं, नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एडवांस का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट से। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, कितना आप मेहनत करना चाहते हैं। आपको केवल NCERT से मतलब है तो इस पर NCERT बन जाएगा। अगर आपको मेडिकल भी देना है, मेंस एडवांस सब देना है, तो इसी पर मेंस मेडिकल का क्वेश्चन बैंक बना के देखिए, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको देंगे उसमें क्या करेंगे मालूम है, जो अभी टॉपिक पिछले 2 वीडियो में आपको दिया गया है, इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है। ये भारी गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे सब कि थ्योरी वाला जो वीडियो है इसमें व्यू काफी दिख जाता है, बहुत सारे बच्चे थ्योरी नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं हेडिंग में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, उस वीडियो को देखना ही छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे नहीं देखते हैं, कोई फायदा नहीं होगा इस थ्योरी को पढ़ने का अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं, उस वीडियो को नहीं देखते हैं, नहीं बनाइएगा सवाल, फिर DPP आपको देंगे तो सीधी सी बात है, जब आप वीडियो ही नहीं देखते हैं तो DPP क्या सॉल्व करते होंगे? नहीं, डेफिनेटली आप नहीं बनाते हो, हम जानते हैं, क्योंकि DPP का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो हम प्रॉब्लम बेस्ड कराते हैं, आपको वीडियो देते हैं, वो देखिएगा तो ही बनेगा, बात तय है, दिमाग बैठा लीजिए। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वीडियो, उतना ही न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछा है ना, हमेशा मोस्ट ऑफ द एग्जाम में 10 साल में 9 साल है, बोर्ड में भी न्यूमेरिकल ही पूछता है। 10 साल का क्वेश्चन में देखिए, आपको 9 साल में देखिएगा कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे हुआ है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो समझ ही रहे हैं, मेडिकल में इससे 2 क्वेश्चन, मेंस एडवांस में 1 क्वेश्चन, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है सो। ठीक है, इस तरह से हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको अच्छे ढंग से सीखिए, समझिए। जहाँ दिक्कत होगी DPP बनाने में, NCERT के क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सारे क्वेश्चन को आप हमें सेंड करिएगा, हम आपको देंगे। ठीक है, और एक चीज और कि पिछला चैप्टर जो आपको खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका NCERT सॉल्व करना था, आप लोगों को DPP दिए थे वो सॉल्व करना था, और हर वीडियो मैंने इस चीज का चर्चा किया पिछले 2-3 वीडियो में कि जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है भेजिए, हम उसका वीडियो बना के आपको दे देंगे, NCERT का और DPP का। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस टॉपिक को नोट्स बनाइए, सारे चैप्टर का, सारे वीडियो का नोट्स जरूर तैयार कीजिए, फॉर्मूला कलेक्ट करने में मदद होगा। ठीक है, चलिए ओके, हैव ए नाइस डे।